का एक रिप्लेसमेंट भी आ चुका है मार्केट में। इसकी जो रिलायबिलिटी है, चीप मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो सब के बारे में ये गाड़ी प्रूवन है। अलॉय व्हील की डिज़ाइन है वो कुछ खास नहीं है। सबसे बुरी बात है उसका रिवर्स कैमरा है। यहाँ पे ब्राइट सनलाइट है, फिर भी रिवर्स कैमरे में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सीट की बात करें तो सीट काफ़ी वाइड है। आप 3 लोगों को बिठाना चाहो तो डेफिनेटली आराम से 3 एडल्ट है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो एम होक का नया जनरेशन वाला इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी रिफाइन हो चुका है। इसमें एनवीएच काफ़ी कम हो चुके हैं। सेम चीज़ कॉर्नरिंग के साथ भी आएगी। कॉर्नरिंग करने पर आपको ये मतलब जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं देने वाली है। हाईवे पे आप मान के चलो कि 13-14 का माइलेज देगी और सिटी ड्राइविंग में आपको 11-12 का माइलेज देगी। ग्लोबल एनकैप ने रिसेंटली इसका जो क्रैश टेस्ट किया उसमें इसने 0 स्टार की सेफ्टी हासिल की थी। आप अगर थोड़ा बहुत ही बजट एक्शन कर सकते हो तो बजट एक्शन करके आपको डेफिनेटली स्कॉर्पियो एन में चले जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल माय कमेंट्स में, जहां पे आज हमारे पास एक लेगेसी एसयूवी रियल एसयूवी है। और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। स्कॉर्पियो क्लासिक महिंद्रा की एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। महिंद्रा, अगर आप बोलेरो की बात करो तो उसके बाद डायरेक्टली यही प्रोडक्ट है जिसने महिंद्रा को इतना सारा सक्सेस दिया था। 1997 में इसका प्रोटोटाइप बनना शुरू किया था और 2002 में प्रोडक्ट रेडी होकर मार्केट में आई थी। तब से लेकर अभी तक ये 2023 का मॉडल है। काफ़ी सारा एनहांसमेंट हो गया है इसके साथ। आज इस गाड़ी का मार्केट में होना वैसे कुछ सेंस बनता नहीं है, क्योंकि महिंद्रा ने इसके पीछे क्लासिक लगा दिया है। क्लासिक का मतलब ये है कि ये गाड़ी डेफिनेटली पुरानी हो गई है। और दूसरी बात यह है कि इसका एक रिप्लेसमेंट भी आ चुका है मार्केट में। आप लोगों को पता है कि वो है स्कॉर्पियो एन। मेरा जो ओपिनियन है वो मैं अगर आपको बताऊं कि ये गाड़ी आज भी मार्केट में क्यों सेल में है, तो ऐसा हो सकता है कि ये गाड़ी ने अपनी जो रगड़नेस है, बॉडी ऑन फ्रेम का जो फीलिंग है, इसकी जो रिलायबिलिटी है, चीप मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो सब के बारे में ये गाड़ी प्रूवन है। मतलब लोगों को पता है कि ये गाड़ी में क्या कुछ है, कैसे ये ख़राब रास्तों को टैकल करती है। तो वो सभी चीज़ें स्कॉर्पियो एन के साथ अभी प्रूव नहीं हुई है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि महिंद्रा लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहता है कि भाई स्कॉर्पियो एन के साथ आप फेमिलियर हो जाओ, तब तक हम ये स्कॉर्पियो क्लासिक को सेल में रखेंगे। दूसरी बात ये हो सकती है कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस गाड़ी को लेना पसंद करते। उसके पास अगर 1 करोड़ रुपए होगा गाड़ी लेने के लिए, उसका इतना बजट होगा, फिर भी ये गाड़ी को वो लोग लेंगे सिर्फ 19 लाख रुपए डाल के, क्योंकि इसका एक अलग ही स्टांस है। इस गाड़ी जब आप रोड पे चला रहे होगे तो आगे वाला बंदा जो आपके आगे चल रहा है, उसको अगर पता चल गया कि पीछे से स्कॉर्पियो आ रही है, तो आपको डेफिनेटली साइड देने वाला है। तो कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है इस गाड़ी की, अलग एटीट्यूड है इस गाड़ी के साथ। तो दूसरा रीज़न वो भी हो सकता है कि महिंद्रा है वो उन बायर को निराश नहीं करना चाहता है, इसलिए इस गाड़ी को मार्केट में अभी भी रखा है। ये मेरा ओपिनियन था कि स्कॉर्पियो क्लासिक क्यों अभी तक मार्केट में है। आपका क्या ओपिनियन है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि माय कमेंट का सेक्शन है वो आपकी कमेंट के लिए खुला ही रहता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी को आपको इस डेट पे लेनी चाहिए कि नहीं। मतलब 2023 में जब स्कॉर्पियो एन आ गई है, इसका जो रिप्लेसमेंट आ गया है, वो आने के बाद आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। सिर्फ हाँ और ना में ही कहूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो कि आपको पता चल जाएगी इस गाड़ी लेने लायक है कि। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इस गाड़ी में आपको क्या कुछ ऑफर मिलता है। हम एक्सटीरियर के बारे में, इंटीरियर के बारे में और बाद में ड्राइव करते वक्त भी बात करेंगे कि ये गाड़ी चलने में कैसी है और क्या कुछ ऑफर करती है। तो हम अगर इसके फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो ऐसा आपको एक मस्कुलर फ्रंट लुक मिलता है। गाड़ी डेफिनेटली देखने में बहुत ही बड़ी लगती है। आगे की प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पे महिंद्रा की जो काइंड ऑफ सिग्नेचर ग्रिल है वो यहाँ पे आपको 6 स्टेप के साथ मिलती है। बीच में महिंद्रा का नया बड़ा सा लोगो मिलता है। हेडलाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये लो बीम है जो कि प्रोजेक्टर में है और हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। यहाँ पे हाई बीम का ऑप्शन दिया गया है, वो नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस के साथ है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये DRL है। जब भी लाइट ऑन होगी तब ये DRL ऑन रहेगी। नीचे की साइड आप देख रहे हो तो ये भी एक DRL है।
पर ये लाइट जब ऑन होगी तब ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और अदरवाइज लाइट जब ऑफ होगी तो ये शुरू रहेगी। यहाँ पे नीचे आपको हेलोजन लैंप भी मिलता है फॉग लैंप की जगह पे, और ये फॉग लैंप है वो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में आता है। यहाँ से भी ग्रिल ओपन है एयर इनटेक के लिए, नीचे से भी ओपन है, तो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का सेक्शन भी मिल जाता है। ये आप जो देख रहे हैं इंजन के लिए जो एयर इनटेक दिया गया वो डेफिनेटली फेक है। अगर आप बोनेट ओपन करते हैं तो नीचे कोई भी वहाँ पे जगह नहीं दी गई है। अगर हम साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी पीछे हाइट इसकी इंक्रीज हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि हेडरूम में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। आप कोई भी सीट पे बैठ लो या आपकी हाइट अगर 6 फुट भी है तो भी आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। फिर बात करें तो यहाँ पे आपको ORVM पे कोई भी इंडिकेटर का पोजीशन नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर आपको फेंडर पे दिया जाता है, और यहाँ पे आपको M-HOK जो इसका नया जनरेशन वाला इंजन है उसका ब्रांडिंग आपको मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिलता है, क्योंकि ये S11 मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है। और हम अगर टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 235, 65, R17 का टायर मिलता है, और अलॉय व्हील की डिज़ाइन है वो कुछ खास नहीं है। आप अगर चाहो तो इसको आफ्टर मार्केट लगवा लो तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। रियर टायर की अगर हम बात करें तो टायर सेक्शन वहाँ पे भी सेम रहता है, 235, 65, R70। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन मिलता है, रियर में कोई भी डिस्क का सेटअप नहीं दिया गया है। यहाँ पे फ्यूल लीड का ऑप्शन दिया गया है, डीजल है, इसमें कोई भी पेट्रोल वर्जन नहीं आता है और ना ही इसमें ऑटोमेटिक आता है, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो ये 2023 का जो वर्जन आया है उसमें ये कनेक्टेड लाइट दी गई है आपको। यहाँ पे नॉर्मल आप जो देख रहे हो वो इंडिकेटर का प्लेसमेंट और रिवर्स लाइट का प्लेसमेंट, और बाकी पीछे की टेल लाइट है। यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बेजिंग दी गई है। यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड की बेजिंग दी गई है, जो कि बेसिकली स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का ही काम करता है और कुछ नहीं है। पीछे आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर का भी ऑप्शन मिलता है, वॉशर का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे डिफॉगर भी आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे रियर डोर को ओपन करने के लिए प्लेसमेंट दिया गया है, और डेफिनेटली इस गाड़ी में आपको हर जगह पे फुट रेस्ट तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि आप अगर नॉर्मल हाइटेड वाले बंदे हो तो डायरेक्टली आप गाड़ी के अंदर बैठ नहीं पाओगे, वो श्योर है। साथ के साथ अगर हम रियर सीट की बात कर लेते हैं तो बेसिकली ये गाड़ी है वो 2 सीटिंग ऑप्शन के साथ आती है। एक है वो ऐसा 7 सीटर वाला ऑप्शन है, दूसरा भी 7 सीटर वाला ही है, पर अगर आप कैप्टन सीट नहीं लेते हो, मतलब ये सेकंड रो की सीट है वो 3 लोगों को बैठने के हिसाब से लेते हो, तो यहाँ पे पीछे आपको जंप सीट मिलती है। और अगर आप कैप्टन सीट वाली स्कॉर्पियो लेते हो जो कि सेकंड रो में 2 ही सीट मिलेगी, तो यहाँ पे आपको थर्ड रो में आपको बेंच सीट मिल जाएगी। जैसे कि आप सेकंड सीट देख रहे हो वैसे ही थर्ड रो में आपको सीटिंग मिल जाएगी, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरफ से आप जा सकते हो। ये जंप सीट के साथ अगर आप बूट स्पेस की बात करो तो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा बूट स्पेस मिलने वाला नहीं है। 2 लोग बैठे होंगे तो आप थोड़ा बहुत ही यहाँ पे सामान रख सकते हो। अगर आपको बूट चाहिए तो आप ये जंप सीट को ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करने के बाद आपको अच्छा खासा बूट मिल जाएगा, अराउंड 460 लीटर समथिंग का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। और अगर हम इस डोर के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको अनलॉक के लिए और ओपन करने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे स्पीकर का प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत वायरिंग और वो सब देख सकते हो, जो कि ये डिफॉगर के लिए आपको दिया गया है। बाकी हम बात करें कि ये जो ग्लास है वो भी ओपनेबल है, मतलब थोड़ा सा खुलता है, ज़्यादा कुछ ओपन उसको नहीं कर सकते हो। तो रियर पैसेंजर के लिए अगर आपको एयर इनटेक की ज़रूरत है तो भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप एक ग्लास खुला है तो आप देख सकते हो कि इतना ही आपको ओपन प्लेस यहाँ पे मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ये इंटीरियर में ऑफर करते हैं। इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको अगर इसकी की दिखा दूँ तो की आपको यहाँ पे नॉर्मली मिलती है, लॉक अनलॉक, और यहाँ पे अलार्म के लिए बटन दिया गया है। अगर हम फ्रंट डोर के बारे में बात करें तो जैसे ही डोर ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको ये बेज कलर का डोर दिया गया है। यहाँ पे 4 के 4 पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए और यहाँ पे डोर ओपन करने के लिए हैंडल आपको मिल जाता है। यही एक ही चीज़ है जहाँ से आप सेंट्रली डोर को अनलॉक कर सकते हो अगर आप अंदर गाड़ी में बैठे हो तो। बाकी कोई एक्स्ट्रा स्विच आपको नहीं मिलती। यहाँ पे ये ब्लैक कलर की इंसर्ट डेफिनेटली आपको मिल जाती है। उसके बाद इस साइड में आए तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो की रिंग है वो आपको एल्यूमिनेट मिलती है, तो रात में आपको की डालने में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे ORVM के रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हो। ये हेडलाइट लेवलिंग के लिए है, ये फ्यूल लीड ओपन करने के लिए है, और ये डिफॉगर चलाने के लिए है। यहाँ पे ऐसा कुछ एसी वेंट आपको मिल जाता है। एसी वेंट में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर ब्लोअर एडजस्ट करना चाहे तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। बाकी इस गाड़ी में अगर आपको एंट्री करनी है तो डेफिनेटली यहाँ से फुट स्टेप को पैर रख के ही आपको एंट्री करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप गाड़ी में
चढ़ने चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। बाकी सीट है वो हाइट एडजस्टेबल भी आपको मिल जाती है और लंबा सपोर्ट एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। गाड़ी में अंदर आने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे सारे के सारे क्रूज कंट्रोल रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। इस साइड आप देखोगे तो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग अच्छा है और डी कट टाइप का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो डेफिनेटली ड्राइव करते समय आपको हार्ड महसूस होगा। अगर हम एमआईडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेसिक सी एमआईडी आपको मिलती है। यहाँ पे इस साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, इस साइड आपको टेकोमीटर मिल जाता है। बीच में जो एमआईडी है उसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। इस साइड आपको फ्यूल गैस दिखाई देता है, यहाँ पे टेम्परेचर का कंट्रोल दिखाई देता है। बात जो ट्रिप मीटर है वो यहाँ पे ऊपर की साइड दिखने को मिलता है। बीच में जो आप एन देख रहे हो वो आपको गियर का पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ पे नीचे 2 बटन दिए गए हैं, उससे आप एमआईडी को सेट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद सेंटर कंसोल के बारे में बात करें तो यहाँ पे एसी वेंट ऊपर की तरफ आपको दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ी टच स्क्रीन है। डेफिनेटली टच स्क्रीन की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है, हैंग भी होती है, लैग भी होती है। और इसकी सबसे बुरी बात है उसका रिवर्स कैमरा है। यहाँ पे ब्राइट सनलाइट है फिर भी रिवर्स कैमरे में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके नीचे आप देखो तो यहाँ पे सारे के सारे एसी रिलेटेड कंट्रोल मिलता है। इसमें डेफिनेटली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। यहाँ पे सभी के सभी बटन भी दिए गए हैं, आपको फ्लो गैस कहाँ पे रखना है उसके रिलेटेड। यहाँ पे डिस्प्ले भी दी गई है कि एसी अभी कितने टेम्परेचर पर और वो सब क्या कुछ है। यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट की स्विच मिलती है, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए है। जैसे ही आप गाड़ी को स्टॉप करोगे तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत कभी स्पेस दी गई है जो कि कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे आपको गियर नॉब मिलता है जो कि 6 स्पीड, उसके साथ रिवर्स गियर का भी ऑप्शन मिलता है। टोटल 7 स्पीड का गियर बॉक्स है। आपको अगर रिवर्स लगाना है तो यहाँ से नीचे से इसको ऊपर करना पड़ेगा और उसके बाद आप रिवर्स डाल सकते हो। इस साइड में आए अगर यहाँ तो आपको हैंड ब्रेक का प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ पे 2 कभी होल मिलते हैं जो कि आप अपना कप होल्डर और बोतल वो सब रख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, सभी सीटों के लिए सेपरेट आर्मरेस्ट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको जो ग्लव बॉक्स की प्लेसमेंट मिलती है वो है मतलब बहुत ही छोटा सा ग्लव बॉक्स है, कुछ खास यहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे SRS की ब्रांडिंग और वहाँ पे स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है। चलिए ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की है तो अभी पीछे चल के बात करते हैं कि आपको कितनी स्पेस मिल जाती है और क्या कुछ ऑफर किया जाता है। पीछे के डोर की बात करें तो यहाँ पे भी सेम अपॉल्स्ट्री दी गई है बेज कलर में और यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल है वो डेफिनेटली एल्यूमिनेटेड है। बाकी यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए कुछ छोटा सा कभी होल है, यहाँ पे डोर ओपन करने के लिए लॉक अनलॉक के लिए। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक बोतल होल्डर मिलता है, आप अपनी 1 लीटर की या कुछ बोतल है यहाँ पे रख सकते हो। बाकी कोई भी स्पेस आपको नहीं दिया जाता। पीछे की सीट में अगर हम जाए और बात करें कि क्या कुछ स्पेस यहाँ पे ऑफर है तो ये सीट मैंने अपने आप से एडजस्ट कर लिया। फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब काफ़ी सारा लेग रूम आपको मिलता है। मेरी हाइट है वो 5'4" के अराउंड है तो मेरे को लेग रूम में कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पे सीट की बात करें तो सीट काफ़ी वाइड है। आप 3 लोगों को बिठाना चाहो तो डेफिनेटली आराम से 3 एडल्ट है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ही सीट बेल्ट मिलते हैं। पीछे सेंटर पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो 2 प्रॉपर सीट बेल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेम चीज़ उस डोर के बारे में भी है, वहाँ पे भी आपको एक फ़ोन रखने के लिए और नीचे एक बोतल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे बीच में हम बात करें तो यहाँ पे जो ये बोतल होल्डर दिया गया है वो कुछ काम का नहीं है। ये टेढ़ा है, अगर आप यहाँ पे बोतल और कप रखना चाहो तो उसमें से लिक्विड है वो डेफिनेटली नीचे गिर जाएगा। बाकी यहाँ पे बीच में आपको एसी वेंट की जगह डेफिनेटली मिल जाती है और यहाँ पे आपको लाइट का प्लेसमेंट भी मिल जाता है जो कि लाइट भी है वो भी हेलोजन में ही है। वहाँ पे भी आपको कोई भी LED का ऑप्शन नहीं मिलता है और रियर पैसेंजर के लिए भी आपको लाइट का प्लेसमेंट वहाँ पे दिया जाता है। तो अभी हम आ गए स्कॉर्पियो क्लासिक की ड्राइविंग सीट पे और बात करते हैं कि ड्राइविंग सीट पर से आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जैसे मैं गाड़ी को ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप देखना कि ये जो स्पीडोमीटर टेकोमीटर है वो फुल स्वाइप करेंगे, उसके साथ सभी के सभी आपको जो डिस्प्ले का ऑप्शन है वो भी ऑन हो जाते हैं। उसके बाद जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो ये डेफिनेटली एमहॉक का एक नया जनरेशन है तो यहाँ पे गियर नॉब पे स्टीयरिंग पे आपको कहीं पे भी कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप फर्स्ट गियर में डाल के जैसे ही आप क्लच पेडल पे से पाँव हटाओगे तो ये गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। तो जो डीजल का जो DNA होता है वो इसमें बरकरार है, मतलब आपको एक्सीलरेटर पेडल के साथ काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लच पर ये गाड़ी उठने लगती है।
अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो एम होक का नया जनरेशन वाला इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी रिफाइन हो चुका है। इसमें एनवीएच काफ़ी कम हो चुके हैं। जो डीजल का क्लैटरिंग नॉइज़ है वो आपको डेफिनेटली लोअर स्पीड पे फील होता है, पर जैसे ही आप थोड़ी बहुत ही हाई स्पीड करते हो, 1000 आरपीएम को क्रॉस करते हो, तो वहाँ पे इंजन है वो काफ़ी रिफाइन हो जाता है। तो ये जो नया जनरेशन वाला एम होक इंजन है वो आपको 130 PS की पावर जनरेट करके देता है, जो कि अराउंड 3700 आरपीएम तक देता है। और जो टॉर्क है वो आपको यहाँ पे 300 Nm का मिलता है, और वो जो 300 टॉर्क है वो आपको 1500 से लेके आपको 2800 तक का टॉर्क बैंड आपको मिलता है। जो टॉर्क की डिलीवरी है ना वो काफ़ी अच्छी है। पुरानी स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में यहाँ पे 10 PS कम हो गए हैं, और इसका जो कप वेट है वो अराउंड 2000 kg के आसपास है। तो डेफिनेटली आपको वो पावर की जो कमी है वो महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो टॉर्क डिलीवरी है ना वो बहुत ही अच्छी है इसमें। मतलब आपको लोअर आरपीएम पे से ही टॉर्क बहुत ही अच्छा मिलने लगता है, और जो इसकी टॉर्क बैंड है वहाँ पे से सब सारा का सारा टॉर्क ख़त्म हो जाता है। तो आप इसके साथ अगर लोअर स्पीड में भी चला रहे हो तो भी आपको कोई भी पावर की कमी महसूस नहीं होने वाली है। उसके बाद हम इसके गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। थ्रो है इसके उतना ज़्यादा लंबे नहीं है, और कहीं पे भी गियर अटकता नहीं है। आप हर टाइम सही गियर में स्लॉट करने वाले हो, और रिवर्स लेने में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो वहाँ पे गियर बॉक्स के बारे में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ट्रैक्टेबिलिटी के बारे में बात करें इस इंजन की, तो ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। आप अगर हायर गियर में हो और लोअर स्पीड आपको करनी है तो वो कर सकते हो। जैसे मैं अभी 6th गियर में चल रहा हूँ और मेरी स्पीड अराउंड 16 के आसपास है, तो मेरे को गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही एक्सीलेटर पे पाव रखूँगा तो गाड़ी है वहाँ से ही उठने लगेगी। और सेम अगर आप लोअर गियर में हो और स्पीड हायर करना चाहते हो तो भी इस गाड़ी के साथ पॉसिबल है। तो सिटी ड्राइविंग के लिए ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। आप सेम गियर में ही लोअर से लेके हायर स्पीड तक काम कर सकते हो। तो वहाँ पे ट्रैक्टेबिलिटी के मामले में ये गाड़ी बहुत ही खरी उतरती है। उसके बाद अगर हम इसके विजिबिलिटी के बारे में बात करें तो विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहे आप ORVM की बात करो कि IRVM की बात करो, हर जगह से आपको प्रॉपर विजिबिलिटी इसके साथ मिलने वाली है। तो विजिबिलिटी में बहुत ही बढ़िया है गाड़ी। आपको बोनेट देखना है तो बोनेट भी मतलब पूरे का पूरा दिखाई देगा, चाहे आपकी हाइट कितनी भी क्यों ना हो। उसके बाद हम अगर बात करें अर्गोनॉमिक्स की, तो अर्गोनॉमिक्स वाइज डेफिनेटली गाड़ी बहुत ही बुरी है। पहली चीज़ अर्गोनॉमिक्स में जो आती है उसकी बात करें तो इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिलती है। तो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मैं अगर गाड़ी चलाते चलाते मेरे को हाइट एडजस्ट करनी है और गाड़ी में अगर अंदर बैठ के हाइट एडजस्ट करनी है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाइट एडजस्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे हाथ डालना होगा। वो हाथ मेरे का जाएगा ही नहीं, तो मैं कैसे हाइट एडजस्ट करूँगा। उसके बाद हम ये टच स्क्रीन के बारे में बात करें तो आप टच स्क्रीन देख सकते हो कि ये मतलब टिपिकल एंड्रॉयड की जो स्क्रीन होती है वही दी गई है आपको। टच स्क्रीन का पोजीशन है वो रेगुलर गाड़ी आप जो देखते हो हुंडई के साथ, किया के साथ और बाकी मैन्युफैक्चरर के साथ देखा है तो टच स्क्रीन एक प्रॉपर पोजीशन पे होती है। यहाँ पे बहुत ही नीचे दी गई है। तो आप अगर ड्राइविंग करते समय आपको कुछ करना है तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, और वो जब देखने जाओगे तो आपका जो विज़न है वो रोड पर से हट जाएगा। तो अर्गोनॉमिक्स वाइज वहाँ पे भी इश्यू है। बाकी आप छोटी छोटी बात करें तो मतलब कई सारे अर्गोनॉमिक्स के इश्यू है, जैसे कि हमने पीछे की कप होल्डर के बारे में बात किया था, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। वहाँ पे आप कुछ रख नहीं पाओगे, कप रखोगे तो उसमें से लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे इश्यू है अर्गोनॉमिक्स वाइज, तो वहाँ पे गाड़ी डेफिनेटली खरी उतरती नहीं है। बाकी यहाँ पे जो वाइपर इंडिकेटर के कंट्रोल जो आपको मिलते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप डेफिनेटली इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इसके एनवीएच के बारे में बात करें तो एनवीएच डेफिनेटली काफ़ी मतलब इम्प्रूव हो गई है पुरानी स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो नई जनरेशन वाला इन लोगों ने एमवोक इंजन दिया गया है तो वो मतलब उतनी नॉइज़ नहीं करता है। डीजल का जो आपको क्लटर है वो महसूस नहीं होने वाला है, तो वो एक अच्छी बात है। और बाकी जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तब भी गियर पे भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, ना तो आपको स्टीयरिंग पे कभी भी मिलने वाला है। तो एनवीएच के मामले में गाड़ी है वो अभी काफ़ी मैच्योर हो गई है। उसके बाद हम बात करें अगर इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी में ऐसा है कि इस गाड़ी को आप 80-90 पे चलाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। उससे ज़्यादा जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि गाड़ी 80-90 तक ही स्टेबल आप महसूस करोगे। उसके ज़्यादा आप जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम का जो प्लेटफॉर्म है तो आप हर समय पे इधर उधर झूलते रहोगे, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं देगा। मतलब गाड़ी इतनी स्टेबल नहीं चलने वाली है 80 की स्पीड पे, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम बॉडी रोल के बारे में बात करें तो बॉडी रोल आपको इसमें भयंकर मिलता है। आप अगर 80-90 की स्पीड पे जा रहे हो, लेन चेंज करोगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस है वो खो बैठोगे। उतनी ये स्टेबल रहती नहीं है क्विक लेन चेंज करने में।
तो वो आप ना करें तो ही बेहतर रहेगा। सेम चीज़ कॉर्नरिंग के साथ भी आएगी। कॉर्नरिंग करने पर आपको ये मतलब जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं देने वाली है कि आप सही तरह से कॉर्नरिंग कर पाओगे। उसके बाद हम अगर विंड नॉइज़ की बात करें तो ये गाड़ी डेफिनेटली बिल्कुल भी एरोडायनेमिक नहीं है। तो एरोडायनेमिक ना होने की वजह से आपको इसमें भयंकर विंड नॉइज़ महसूस होने वाला है। देखो अभी मैं चल रहा हूँ 17 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ, फिर भी इतने लोअर स्पीड पे भी मेरे को जो विंड का नॉइज़ है वो काफ़ी आता है। मेरे को पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर कैमरे में भी कैप्चर हो पाया होगा तो आप भी वो आवाज़ सुन पाओगे। तो वो भी एक इश्यू है, मतलब ये गाड़ी का जो नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ जाता है। उसके बाद हम अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में तो आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। जब आप हायर स्पीड में हो, हाईवे पे हो, तब तो कोई इश्यू नहीं है। वो स्टीयरिंग व्हील में मतलब वेट बहुत ही ज़्यादा आपको महसूस होता है, तो वो ठीक है। वेट ज़्यादा होने की वजह से आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, पर जब आप सिटी स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तब भी स्टीयरिंग व्हील उतना ही वेटेड आपको मिलेगा। तो सिटी स्पीड में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है अगर आप दूसरी गाड़ियों चलाते हो तो। बाकी आप जब फेमिलियर हो जाओगे तो सिटी स्पीड पे भी कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर हम बात करें इसके ब्रेकिंग के बारे में तो ब्रेकिंग के टाइम भी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल नहीं है। आप अगर हार्ड ब्रेकिंग करते हो तो गाड़ी इधर उधर हो जाएगी। हालांकि इसमें ABS आती है, फिर भी ABS उतना कुछ काम करने वाली नहीं है, क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम का जो प्लेटफॉर्म है वही ऐसा है कि वो आपको अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ब्रेकिंग वैसे अच्छी है, मतलब आप जैसे ही ब्रेक पेडल पे पावर रखते हो तो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, और सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से आगे से गाड़ी नीचे हो जाएगी। तो आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगा कि भाई बॉडी ऑन फ्रेम है। तो कई लोगों को वो अच्छा लगता है, गाड़ी आगे से डाउन हो जाए और बम्प में से निकालोगे तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे झूलेगी। तो लोगों को जो अच्छा लगता है वो अच्छी बात है। बाकी हाई स्पीड पे आप सडन ब्रेकिंग करोगे तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी। वो डेफिनेटली मैंने अपने आप से ही मतलब फील कर लिया है। वो मैंने हार्ड ब्रेकिंग करके देखी है, स्टेबल नहीं रहती है, तो वहाँ पे भी ये इश्यू है। बाकी हम बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में तो सस्पेंशन आपको डेफिनेटली सॉफ्ट दिए गए हैं। ख़राब रास्तों पे इसको आप अगर ले जाते हो तो ख़राब रास्तों पे आपको बहुत ही बेहतरीन एहसास ये देगी। मतलब खड्डे को जिस तरह से टैकल करती है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये गाड़ी बनी उसके लिए है कि आपको अगर बहुत ही ख़राब रोड है, अगर रफ रोड पे ही चलाना है तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। पर इतने सारे सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से आपको कॉर्नरिंग में इश्यू आएगा। फिर हाईवे पर आप जब छोटे मोटे गड्ढे हैं उसको आप जब निकालने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। तो सस्पेंशन सॉफ्ट है, वो डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ ख़राब रास्ते पर चलाओगे तभी ये पॉजिटिव साइड जाएगा। उसके अलावा इसके सस्पेंशन भी नेगेटिव साइड में ही है, पर अच्छे हैं, मतलब आपको ऐसे कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अगर हम इसके माइलेज के बारे में बात करें तो अगर इसको आप एवरेज तरीके से चलाओगे, मतलब प्यार से चलाओगे, तो ये आपको हाईवे पे आप मान के चलो कि 13-14 का माइलेज देगी, और सिटी ड्राइविंग में आपको 11-12 का माइलेज देगी। अगर आप इससे ऐसी तरह से चलाओगे कि मेरे को माइलेज ही निकालना है तो हाईवे पे मैक्सिमम अराउंड 15-16 तक जा सकती है, 15-16 का माइलेज देगी। और सिटी में अगर आप ऐसे चलाओगे कि मेरे को माइलेज ही निकालना है तो ये माइलेज में आपको देने वाली है अराउंड 12-13 का। तो माइलेज के साथ वो इश्यू आपको एक देखने को मिलेगा। और अगर आप खास तरीके से इसको चलाते हो तो फिर ये सिटी में आपको 9-10 का भी दे सकती है, और हाईवे पे आपको 13-14 का भी दे सकती है। 14 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 12-13 ही कंसिडर करके चलो आप। बाकी जब भी आप इस गाड़ी को चलाते हो तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप अगर 1500 RPM तक जाओ तब गियर चेंज कर दो तो अच्छी तरह से चलने वाली है, और आपको माइलेज भी अच्छा देगी। इसको ज़्यादा रेव करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर और टॉर्क बैंड है वो मतलब लोअर रेंज में ही ख़त्म हो जाते हो, तो ज़्यादा रेव करके क्या फ़ायदा। रेसिंग के लिए नहीं बनी है। हाईवे पर चलते हो तो किसी के साथ रेस ना लगाए, वही अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं स्कॉर्पियो के बारे में। रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है स्कॉर्पियो। इसका मेंटेनेंस है वो काफ़ी चीप है, और इसके जो स्पेयर पार्ट है वो आपको कहीं पे भी लोकल मार्केट में ही मिल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी पहले से लेकर मतलब जब से 2002 में लॉन्च हुई तब से लेकर अभी तक बहुत ही बिकी है, और आपको हर जगह पे जैसा भी आप पार्ट्स इंस्टॉल करना चाहो आप थर्ड पार्टी से इंस्टॉल कर सकते हो। बात करें सेफ्टी के बारे में तो गाड़ी चलने में भी सेफ़ नहीं है, वैसे भी सेफ़ नहीं है। और सेफ्टी रेटिंग के बारे में बात करें तो ग्लोबल एनकैप ने रिसेंटली इसका जो क्रैश टेस्ट किया उसमें इसने 0 स्टार की सेफ्टी हासिल की थी। तो आप अगर हाई स्पीड पे चलते हो, गाड़ी वैसे भी स्टेबल नहीं है, और कहीं पे भी अगर बाई चांस भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 0 स्टार सेफ्टी में आप क्या कर पाओगे, मतलब बचने का कोई चांसेस ही नहीं है।
तो बात ये है कि अगर आप उन लोगों में से एक हो जिसको एक चांस चाहिए, अगर एक अलग ही एटीट्यूड वाले बंदे हो, कोई पॉलिटिशियन बंदा है या फिर बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिसके पास अच्छा खासा बजट है 50 लाख का, 1 करोड़ का, फिर भी वो लोग स्कॉर्पियो में जाए, ऐसे अगर आप बंदे हो तो आप डेफिनेटली स्कॉर्पियो ले सकते हो। अदरवाइज़ इसको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है इस डेट पे, मतलब 2023 के बारे में बात करें तो, क्योंकि अर्गोनॉमिक्स वाइज भी बहुत ही ख़राब है, ड्राइविंग के वक्त भी बहुत ही ख़राब है। तो मतलब कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स है इस गाड़ी के बारे में। पर जो पुरानी स्कॉर्पियो चलाते आए हैं और जिसको पता है कि बॉडी ऑन फ्रेम का जो फीलिंग है, स्कॉर्पियो जो ख़राब रोड को जैसे टैकल करती है, तो वो सभी बातें हैं वो इसके पॉजिटिव फेवर में जाती है। जिस बंदे को वो अच्छा लगता है उसको डेफिनेटली स्कॉर्पियो पसंद आएगी। और जो स्कॉर्पियो के यूज़र है वो स्कॉर्पियो के मतलब अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो में जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि जिसको इसका टेस्ट पसंद है ना, वही लोग जानते हैं कि ये गाड़ी कैसी है, कैसी लगती है चलाने में, क्या कुछ है। तो अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है कि क्या कुछ ये ऑफ़र करती है। तो आज की डेट पे डेफिनेटली ये गाड़ी लेने लायक नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत ही बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो बजट एक्सटेंड करके आपको डेफिनेटली स्कॉर्पियो एन में चले जाना चाहिए। स्कॉर्पियो क्लासिक का लेने का कोई मतलब नहीं है, डेफिनेटली बहुत ही पुरानी गाड़ी है, उसके साथ एक पुराने प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, तो उतना कुछ खास ऑफर करती नहीं है। आपको अगर बजट का इश्यू है तो आप डेफिनेटली बोलेरो नियो पे चले जाइए, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पर बनती है, वो भी रियल व्हील ड्राइव है, उसके भी MLD का और वो सब ऑप्शन आता है। अगर आपका बजट कंस्टेंट नहीं है तो आप डेफिनेटली थोड़ा बजट इंप्रूव करके स्कॉर्पियो एन के साथ चले जाइए। पर इस गाड़ी का लेने का कोई भी मकसद नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को लेना ही चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका रीज़न हो सकता है कि अगर आप ख़राब रास्तों पे ऑलवेज चलने वाले हो और आपकी रनिंग ही कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको ख़राब रास्तों पे ही चलना है और आपको एक रियल व्हील ड्राइव चाहिए, रिलायबल गाड़ी चाहिए, जो कि ख़राब रास्तों को बहुत ही अच्छी तरह से टैकल कर ले, ऐसा कुछ चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी के साथ जा सकते हो। तो बस इतना ही था मेरा ओपिनियन स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे को डेफिनेटली एक ओपिनियन तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि महिंद्रा ने इस प्रोडक्ट को आज भी क्यों सेल में रखा है। तो बस इस वीडियो में तो बस इतना ही। सेफ रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।